Hi everyone, let's look at the next set based on logical reasoning. So we are given here with answer the questions on the basis of following information. तो यहाँ पे अपने पास कुछ डायग्राम है जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन है. द प्लान अबव शोज एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स ए टू एफ. तो ये जो ऊपर आपको प्लान दिख रहा है दैट इज द ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर्स. तो 6 ऑफिसर्स हैं ए टू एफ. उनके ये 6 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, ऑफिस के. और ये उसका मैप दिया हुआ है. ठीक है, प्लान दिया हुआ है. तो ये कुछ एंट्रेंस है और ये कॉरिडोर है. कॉरिडोर के लेफ्ट में 3 ऑफिस है. कॉरिडोर के राइट में 3 ऑफिस है. तो यहाँ पे अपन को गिवन है बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेस टू द राइट ऑफ कॉरिडोर. तो कॉरिडोर का पहले तो अपन को क्लियर रखना है, ये राइट है और ये लेफ्ट है. ठीक है. तो बी और सी ऑक्यूपाइज ऑफिस टू द राइट ऑफ कॉरिडोर. तो कॉरिडोर के राइट में मतलब यहाँ पे बी और सी आएंगे. तो मतलब कॉरिडोर के राइट में बी सी आएंगे, ये क्लियरली मेंशन है. As one enters the office block and A occupies an office to the left of the corridor. वो कॉरिडोर के लेफ्ट में ए का ऑफिस है. ठीक है. नेक्स्ट, ई एंड एफ ऑक्यूपाई offices on the opposite sides of the corridor but their offices do not face each other. तो यहाँ पे गिवन क्या है कि जो ई और एफ है इनके ऑफिसेस कॉरिडोर में अपोजिट में है. लेकिन मतलब अगर ई का ऑफिस कॉरिडोर के लेफ्ट में तो एफ का कॉरिडोर के राइट में, ये पता है. लेकिन एक कंडीशन क्या पता है, दे डू नॉट फेस ईच अदर. लेकिन आमने सामने नहीं होना चाहिए. कॉरिडोर के अपोजिट्स में, लेकिन आमने सामने नहीं है. किसका? ई और एफ का. द ऑफिसेस ऑफ सी एंड डी फेस ईच अदर. तो सी एंड डी के ऑफिस क्लियर हो गए कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. तो सी और डी के जो ऑफिस हैं वो एकदम आमने सामने, बट ये नहीं पता सी कहाँ पे डी कहाँ पे. ई डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस. अब ये क्लियर है कि ई का ऑफिस कॉर्नर पे नहीं है. मतलब ये क्लियर है कि वो कॉरिडोर के मिडिल सेक्शन में ई का ऑफिस है. एफ्स ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन एस बट ऑन द सेम साइड. जो एफ का ऑफिस है वो ए के ऑफिस से फर्दर डाउन है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए का ऑफिस ये है तो एफ का ऑफिस नीचे मतलब आगे फर्दर डाउन है. ठीक है, बट ऑन द सेम साइड. तो फर्दर डाउन बट ऑन दी सेम साइड मतलब ए और एफ सेम साइड में. तो जब अपन को पता है कि ए कॉरिडोर के लेफ्ट में है तो एफ भी कॉरिडोर के लेफ्ट में है. ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से. और ए के आगे एफ का ऑफिस है. नाउ वी हैव टू आंसर दी क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चंस हैं? वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट, हुज ऑफिस फेस एज ऑफिस, हु इज आवर एफ नेबर्स. D was heard telling someone to go further down the corridor to the last office on the right, to whose room he was trying to direct that person. ठीक है. तो अब अपन को ये क्वेश्चन में पहले अपन को देखना होगा कि ये जो 6 ऑफिसर्स हैं उनके कौन से ब्लॉक्स हैं. तो इसमें अपन को जैसे पता है कि जो ए एफ है वो तो कॉरिडोर के लेफ्ट में फिक्स है और जो बी सी है वो कॉरिडोर के राइट में फिक्स है. ठीक है. अच्छा, सी और डी अपोजिट है तो मतलब ये हो गया कि डी जो है वो कॉरिडोर के लेफ्ट में होगा. ये भी अपन को क्लियर हो गया बिकॉज सी और डी अपोजिट है और सी बी के साथ है. अच्छा, एक बात क्या पता थी कि सी और डी अपोजिट है तो अपने पास दो ऑप्शन है. ठीक है, यहाँ पे इन दोनों कॉरिडोर में तो इनमें से कोई एक कॉरिडोर किसका है? ई का है, मिडिल वाला. तो ऊपर 3 ऑफिसर ऑलरेडी सेट है ए एफ डी. तो मतलब सेकंड कॉरिडोर के राइट में ई होगा. तो मतलब यहाँ पे हो गया ई का ऑफिस फिक्स. क्योंकि एफ अगर लेफ्ट में तो ई राइट में. क्योंकि एफ में यही पता था कि वो अपोजिट होने चाहिए. ठीक है. दूसरा पॉइंट, ई के सामने एफ नहीं आएगा, ये भी क्लियर है. अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि वी नो दैट कि सी और डी अपोजिट होने चाहिए. तो सी और डी अगर अपोजिट होने चाहिए तो दो केस हैं कि या तो सी और डी यहाँ पे होंगे, सॉरी, डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, एक केस ये हो सकता है. या फिर डी यहाँ पे और सी यहाँ पे, एक केस ये हो सकता है. क्योंकि सी और डी के ऑफिस अपोजिट है. तो पहले अपन देखें यहाँ पे, अगर मैं जैसे फर्स्ट केस ये लेता हूँ डी और सी यहाँ राइट एकदम लास्ट में अपोजिट है. तो फिर उस हिसाब से अपन को क्या बोला था कि एफ का ऑफिस जो है, एफ का ऑफिस ए से डाउन है, फर्दर डाउन है. मतलब पहले ए का है बाद में एफ का ऑफिस है. तो मतलब उस हिसाब से तो यहाँ पे ए आएगा और एफ यहाँ पे आएगा.
बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कंडीशन को, क्या, कि ई और एफ अपोजिट नहीं होने चाहिए। ई और एफ के लिए क्या दिया था, दे डू नॉट फेस ईच अदर। तो डेफिनेटली ये सी डी जो है अपोजिट, ये गलत है। ये जो है कंडीशंस के अगेंस्ट है। तो मतलब अपने पास एक ही केस बचा अब डी और सी रखने का, दैट इज डी मस्ट बी एयर एंड सी मस्ट बी एयर। और एफ का ऑफिस ए से फर्दर डाउन है, तो ए होगा सेंटर पे मिडिल में और एफ होगा कॉर्नर पे। और यहाँ पे सी ई के तो ऑफिस सेट हो गए, मतलब ये ऑफिस बी का है। तो ये फाइनल अरेंजमेंट है एज पर दी कंडीशंस गिवन इन दी ब्लॉक, कंप्लीटली डुएबल सेट है। ठीक है। तो डी एफ का ऑफिस लेफ्ट में कॉरिडोर के और सी बी का ऑफिस कॉरिडोर के राइट में। अब क्वेश्चन से आंसर करते हैं अपन। इफ ईज ऑफिस इफ ई सिट्स इन हिज ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर, ई अगर अपने ऑफिस में बैठ के कॉरिडोर को फेस करता है तो उसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है। तो ई अगर कॉरिडोर को फेस कर रहा है और तो उसके लेफ्ट में किसका ऑफिस है, सी का। तो दैट इज ऑप्शन सी। हुज फेस एज ऑफिस, ए के सामने किसका ऑफिस है, ए के सामने ई का। सो दैट इज डी ऑप्शन। हु इज आर एफ नेबर, एफ के नेबर कौन है। तो ये एफ के नेबर जो है दैट इज ओनली ए की नेबर है ए। ठीक है। अपोजिट वाला नेबर नहीं काउंट करेंगे। सो दैट इज ओनली ए। He was heard telling someone to go further down the corridor to the last office on the right. डी किसी को बता रहा था कि आप फर्दर डाउन जाओ कॉरिडोर में, और जो लास्ट ऑफिस है राइट पे वो उनका है। पर किसका, समवन कौन, टू whom टू whose रूम was he trying to direct that person, किसको, किसके ऑफिस को डायरेक्ट कर रहा था पर्सन को। टू whose रूम was he trying to direct that person, तो वो पर्सन जिसने डी से पूछा ऑफिस, तो वो किसका बताया डी ने, जिसने डी को रिप्लाई करा कि लास्ट ऑफिस से राइट में, लास्ट में जो राइट ऑफिस है वो उनका है। तो किनका है भाई वो लास्ट में राइट। तो डी ने बोला कि लास्ट में चले जाओ और राइट में देख लो, तो वो किसका ऑफिस है, बी। So that is option B. Okay, so these are the answers. Option C, option D here, option A इसका और option B है। ठीक है। So I hope you got this, completely doable set था। ठीक है। तो बस प्लानिंग बस क्लियर रखनी थी, डायरेक्शन पढ़ के। ओके। Look at the next set now, based on logical reasoning. So we are given that 5 cities got more rain than usual this year. तो 5 cities में सबसे ज़्यादा रेन हुई है एज कम्पेयर टू यूजुअल ईयर। द 5 cities आर दी औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, मुंबई एंड नागपुर। तो ये 5 cities हैं यहाँ नॉर्मल से भी ज़्यादा रेनफॉल हुई है। Cities are located in 5 different areas of the country, that is mountains, forest, coast, desert and in a valley. तो ये जो 5 cities हैं इनके बारे में दिया है कि ये अलग अलग एरियाज में सिचुएटेड है, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, कोस्ट, डेजर्ट एंड वैली। नेक्स्ट, द रेनफॉल अमाउंट्स फॉर 24, 54, 64, 88 एंड 130। तो रेनफॉल कितनी हुई है वो भी पता है, सिटीज जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल हुई है उनका एरिया पता है, और 5 cities पता है। मतलब ये आपका देखा जाए तो 3 वेरिएबल का पजल है। ठीक है। फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज द सिटी इन द डेजर्ट गॉट द लीस्ट रेन एंड द सिटी इन द फॉरेस्ट गॉट द मोस्ट रेन। सो फॉरेस्ट में जो भी सिटी है उसमें सबसे ज्यादा रेन हुई है, और जो डेजर्ट में है उसमें सबसे कम रेन हुई है। पुणे इज इन द माउंटेन्स, औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई, Ahmednagar got more rain than Nagpur, but less rain than Pune. And Mumbai got 88 inches of rain. And city in the mountains got 64, and city on the coast got 54 inches of rain. तो ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप गिवन है, कौन से एरिया पे कितनी इंच की रेन हुई है वो भी गिवन है, और कुछ सिटी के बारे में पता है वो किस एरिया में, बाकी सिटी का अपन को फिगर आउट करना है। ठीक है। तो इस पजल के लिए जो टेबल बनेगा, जैसे कि मैंने बताया कि 3 वेरिएबल का पजल है, 3 वेरिएबल है, एक सिटीज है, एक एरिया है और एक रेनफॉल की लेंथ है। तो उसके लिए जो टेबल बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस। ठीक है। तो ये टेबल बनेगा। तो 5 cities हैं। फर्स्ट औरंगाबाद, सेकंड अहमदनगर, थर्ड पुणे। ठीक है। फोर्थ क्या है, मुंबई एंड नागपुर। सो दैट इज मुंबई,
एंड नागपुर। ठीक है, तो तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल्स अपन ने कॉलम में प्लॉट कर दिए टेबल में, तो सिटीज अपन को क्लियर है, कंफर्म है। अब अपन को आंसर्स क्या देने, क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच सिटी इज इन दी डेजर्ट, डेजर्ट में कौन सी सिटी है वो बताना है। विच सिटी गॉट दी मोस्ट रेन, हाउ मच रेन डिड अहमदनगर गेट, वेयर इज मुंबई लोकेटेड। मतलब सारे डेफिनेट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मतलब अपन को क्वेश्चंस देखने होंगे और कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लॉट करना होगा। तो पहले जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है वो देखें कि देखो यहाँ पे तो पता है कि डेजर्ट की लीस्ट रेन है, फॉरेस्ट की ज़्यादा रेन है, वो अभी नहीं पता अपन को कि डेजर्ट कौन है, डेजर्ट में कौन सा सिटी है और फॉरेस्ट में कौन सा सिटी है। सेकंड है पुणे इज इन दी माउंटेन्स, तो पुणे का क्लियर है वो माउंटेन्स में है, तो ये डेफिनेट क्लू है। ठीक है, तो इसको अपन प्लॉट कर लेते हैं, तो पुणे माउंटेन्स में है। ठीक है, नेक्स्ट, औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई, तो औरंगाबाद की रेन मुंबई से ज़्यादा है। तो पहले अपने पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं दैट इज 24, 54, 64, 88 एंड 130, ये नंबर्स हैं अपने पास। औरंगाबाद की जो रेन है वो मुंबई से ज़्यादा है। ठीक है, अहमदनगर की रेन नागपुर से ज़्यादा है लेकिन पुणे से कम है, ये भी ठीक है। मुंबई गॉट 88 इंचेस ऑफ रेन, तो मतलब ये जो 88 नंबर है ये तो फिक्स है, ये किसका है, मुंबई का। ठीक है, और यहाँ पे अपन को दिया था कि औरंगाबाद गॉट मोर रेन देन मुंबई, मतलब औरंगाबाद का जो नंबर है वो इन तीनों में से कोई है। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव सिटी इन दी माउंटेन्स गॉट 64 इंचेस ऑफ रेन एंड सिटी ऑन दी कोस्ट गॉट 54 इंचेस ऑफ रेन। अच्छा, माउंटेन्स, तो यहाँ पे अपन को एक चीज क्लियर हो रही है कि माउंटेन्स में 64 इंचेस की रेन है, और अभी अपन ने देखा माउंटेन्स में कौन है, माउंटेन्स में पुणे सिटी है, तो पुणे सिटी में 64 इंच की रेन है, तो मतलब ये पुणे है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ये देखें कि जैसे अपन को पुणे का रेन नंबर मिल गया, ठीक है, रेन की लेंथ मिल गई, तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है अहमदनगर की रेन नागपुर से ज्यादा है लेकिन पुणे से कम है, तो पुणे से कम दो ही नंबर है, 24 और 54। तो अपन यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं कि अहमदनगर नागपुर से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पुणे से कम है। तो डेफिनेटली ये हो गया कि जो ये 54 है ये अहमदनगर होगा, और 24 रिप्रेजेंट दी नागपुर सिटी। ठीक है, तो मतलब ये सिटी नागपुर और ये सिटी हो गई अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर। तो ये चीज जब अपन को क्लियर हो गई, ठीक है, तो इसके बाद अपन को क्लियर है कि जो 130 इंच की जो बारिश हुई है वो कौन सी सिटी में होगी, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई हो गया। तो जो एक सिटी रह गई दैट इज दी औरंगाबाद, है ना। तो औरंगाबाद यहाँ पे आ गया, और ये भी अपन को वैसे भी गिवन था कि औरंगाबाद की जो रेनफॉल है वो मुंबई से ज़्यादा है, तो मुंबई से ज़्यादा एक ही है, तो वो औरंगाबाद है। तो अपन को ये क्लियर हो गई सिटी वाइज, तो अपन पहले ये प्लॉट कर लेते हैं रेन नंबर्स। ठीक है, तो नागपुर 54, अहमदनगर 54, सो नागपुर 24, अहमदनगर 54, सो नागपुर 24, अहमदनगर 54। औरंगाबाद की सबसे हाईएस्ट थी 130, मुंबई का दिया था 88, और क्या पता है अपन को 64 पुणे, तो पुणे 64। ठीक है, तो मतलब अपने पास रेनफॉल का डेटा आ गया, एरिया में पुणे क्लियर है। अब अपन के पास ये क्लूज तो अच्छे से यूटिलाइज हो गए अपने। ठीक है, अब माउंटेन्स में 64 इंच, कोस्ट में 54 इंचेस ऑफ रेन। अब 54 नंबर हमको पता है, तो 54 के सामने आएगा कोस्ट एरिया, कोस्टल एरिया। ठीक है, तो अब ये क्लू भी पूरा यूज हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ कि जब माउंटेन का क्लियर है, कोस्टल का क्लियर है, तो यहाँ पे बोला है डेजर्ट में सबसे कम रेन है और फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रेन है। तो सबसे कम मतलब ये नागपुर हो गया डेजर्ट एरिया, और फॉरेस्ट हो गया औरंगाबाद एरिया, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा है। तो मतलब औरंगाबाद हो गया फॉरेस्ट एरिया, और नागपुर हो गया डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो एक और एरिया अपना बचा हुआ है। सी वी आर डन विद माउंटेन्स, फॉरेस्ट, कोस्ट, डेजर्ट, दैट मीन्स वैली, so that means मुंबई इज इन वैली। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल अरेंजमेंट, कंप्लीटली अगेन डुएबल सेट है। तो
डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। डेजर्ट एरिया में कौन है? तो डेजर्ट में अपन ने देखा नागपुर, तो दैट इज ऑप्शन डी। विच सिटी गॉट दी मोस्ट रेन? तो वो अपन ने देखा था औरंगाबाद, सबसे ज्यादा 130 मिली थी, 130 की रेन थी, 130 लेंथ थी औरंगाबाद की, ठीक है, हाईएस्ट। विच हाउ मच रेन डिड अहमदनगर गेट? अहमदनगर की रेन कितनी है? अहमदनगर की 54। वेयर इज मुंबई लोकेटेड? लास्ट अपन ने सॉल्व किया इन वैली, ठीक है। तो दिस वाज द सेट अगेन बेस्ड ऑन थ्री पजल। सिटीज पता है, एरिया पता है, रेनफॉल लेंथ, बस क्लूज को ध्यान से पढ़ के इंप्लीमेंट करना है। अगेन डुएबल सेट है अरेंजमेंट का, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेट बेस्ड ऑन अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन, बट बेसिकली ये तो लॉजिकल रीजनिंग का ही है, तो समझते हैं इसमें। We are given that six research associates of Research Institute were to attend four lectures, each lasting for an hour, from 3:30 p.m. to 7:30 p.m. to discuss various aspects of business. तो छह रिसर्च एसोसिएट्स हैं, इनको चार लेक्चर्स अटेंड करने हैं जो एक एक घंटे के हैं, 1 आवर के। और वो लेक्चर ड्यूरेशन 3:30 टू 7:30 है, मतलब जो चार लेक्चर्स हैं वो 3:30 से 7:30 में हो रहे हैं। Each of the four lectures was attended by exactly four of the six research associate. हर एक लेक्चर में सिर्फ चार ही एसोसिएट होंगे, ये क्लियर मेंशन है। After each lecture, exactly one research associate left the group and exactly one research associate joined. It is also known that. तो जैसे ही एक लेक्चर फिनिश होता है, उसके बाद एक एसोसिएट लेफ्ट करता है उस ग्रुप को, ठीक है, और उसकी जगह एक एसोसिएट ज्वाइन करता है। तो मतलब एक ही एसोसिएट है जो जाएगा लेक्चर के बाद, और एक ही एसोसिएट ज्वाइन करेगा, ठीक है। चार लेक्चर्स हैं, 1 आवर ईच, ये भी क्लियर गिवन है, और हर एक लेक्चर में चार एसोसिएट है। तो ये कंडीशंस अपन अपने माइंड में रख के इस सेट को सॉल्व करेंगे। कुछ क्लूज गिवन है। The physics research associate joined the group at 4:30. Zoology research associate left at 6:30. Two research associate attended an equal number of lectures. Chemistry research associate joined the group at 6:30. Maths research associate joined the group for the first time when the stats research associate left. One of the research associate was from bio, and the lecture were held back to back, and nobody was left or joined in between any lecture. तो ये कुछ conditions given है। इन कंडीशन के बेसिस पे अपन को फिगर आउट करना है कि हर लेक्चर में, ईच एंड एवरी लेक्चर में कौन कौन एसोसिएट्स थे, किसने लेक्चर स्किप किया, सॉरी लेफ्ट किया लास्ट में, और किसने ज्वाइन किया, वो सब अपन को पता करना है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशंस अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन क्या यूज, क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो वो है विच सब्जेक्ट रिसर्च एसोसिएट लेफ्ट आफ्टर थर्ड लेक्चर। तो देखो क्वेश्चंस पढ़ने से क्या होता है, क्लैरिटी ये आती है कि कुछ पॉसिबल या इफ कंडीशन वाले क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज तो नहीं है सेट में। वो पता कर लोगे क्वेश्चंस देख के, तो क्लियर होगा कि पजल डेफिनेट सॉल्व होने वाला है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपके डेफिनेट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेट इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। विच सब्जेक्ट एसोसिएट लेफ्ट आफ्टर थर्ड? Which subject associate joined the fourth lecture? How many lectures were attended by the bio research associate? Which of the following is a incorrect combination of research associates who attended any of the lectures together? Incorrect combination बताना है अपन को चारों associates के lecture का। Which research associate left the group after the first lecture? तो ये सब क्वेश्चंस डेफिनेट है, कोई पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो अपन को सेट सॉल्व करना है, वो अब अपन सॉल्व करते हैं। क्लूज अपने पास गिवन है, कंडीशंस मैंने बता दी हैं। 3:30 टू 7:30 ये टाइम देख के अपन को चार लेक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट स्लॉट होगा आपका 3:30 टू 4:30 का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, या फिर L1, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर। तो 3:30 टू 4:30, 4:30 टू 5:30, 5:30 टू 6:30 एंड 6:30 टू 7:30, ठीक है। तो ये चार जो हैं वो लेक्चर्स हैं, ड्यूरेशन अपन को 1 आवर ईच है, ठीक है। अब चार प्रोफेसर्स ने ज्वाइन किया था, ये अपन को पता है।
ठीक है। और अपन को ये भी देखना है कि लेफ्ट किसने किया, ज्वाइन किसने किया, ये भी अपन को फिगर आउट करना है। ठीक है, तो वो भी अपन फिगर आउट करते रहेंगे। तो पहला क्लू क्या है कि फिजिक्स एसोसिएट ज्वाइन द ग्रुप एट 4:30। तो 4:30 पे ज्वाइन किया था फिजिक्स की फैकल्टी, फिजिक्स एसोसिएट ने मतलब ज्वाइन किया था। यहाँ पे अपन लिख देते 4:30 पे जो लेक्चर चल रहा था उसमें फिजिक्स के एसोसिएट थे। एंड जूलॉजी एसोसिएट लेफ्ट एट 6:30 PM। 6:30 पे लेफ्ट किया, ठीक है, मतलब लास्ट एसोसिएट मतलब जिसने लेफ्ट किया दैट इज जेड। ठीक है, और वो मतलब 5:30 टू 6:30 के लेक्चर में थे। दीज टू एसोसिएट्स अटेंडेड इक्वल नंबर ऑफ लेक्चर्स। तो पी और जेड जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होना चाहिए। फिजिक्स और जूलॉजी की फैकल्टी ने इक्वल नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए। केमिस्ट्री रिसर्च एसोसिएट रीजॉइंड, की वर्ड यहाँ पर है रीजॉइंड दी ग्रुप एट 6:30 PM। तो केमिस्ट्री के एसोसिएट ने ग्रुप रीजॉइन करा था 6:30 पे। तो यहाँ पे ज्वाइन किया था केमिस्ट्री की फैकल्टी ने, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री की फैकल्टी ने 6:30 पे रीज्वाइन करा है। रीज्वाइन करा है मतलब पहले भी ज्वाइन करा है और ग्रुप स्किप करके फिर से ज्वाइन करा है, लेक्चर स्किप करके, सॉरी लेक्चर लेफ्ट करके, तो रीज्वाइन करा है। और द मैथ्स रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन द ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द स्टैट्स रिसर्च एसोसिएट लेफ्ट। मैथ्स रिसर्च एसोसिएट ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था जब स्टैट्स के एसोसिएट ने लेफ्ट किया था। ठीक है, one of the research associate was from bio, ठीक है, and the lectures were held back to back and nobody left join in between any lecture। तो यहाँ पे अपन को जब क्लियर है कि पहले तो अपन देखेंगे टोटल जो एसोसिएट्स हैं वो क्या हैं। तो एक फिजिक्स के एसोसिएट हैं, एक केमिस्ट्री के एसोसिएट्स हैं, एक जूलॉजी के, और एक मैथ्स के, ठीक है, और एक है बायो के। पीजी टोटल 6 लेक्चरर्स हैं ना, तो एक और कौन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, बायो एंड स्टैट्स। ठीक है, ये स्टैट्स के बने। तो ये 6 एसोसिएट्स हैं। अब अपन को यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन था। देखो फर्स्ट लेक्चर में क्लियर है कि जो मैथ्स एसोसिएट है उसने तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, ज्वाइन द ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द स्टैट्स एसोसिएट लेफ्ट। तो जब किसी ने छोड़ा था तब उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। तो देखो सेकंड लेक्चर में तो ज्वाइन किसने करा, फिजिक्स के एसोसिएट ने। फोर्थ लेक्चर में किसने ज्वाइन करा, केमिस्ट्री के एसोसिएट ने। तो डेफिनेटली जो मैथ्स के एसोसिएट ने ज्वाइन किया होगा वो थर्ड लेक्चर ज्वाइन किया होगा, क्योंकि ये एक स्लॉट है। तो मतलब मैथ्स के एसोसिएट ने थर्ड लेक्चर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था व्हेन दी स्टैट्स एसोसिएट लेफ्ट। तो दैट मीन ये भी क्लियर हो गया कि स्टैट्स एसोसिएट ने सेकंड लेक्चर लेफ्ट किया होगा। उसके बाद ये तीनों एसोसिएट एज इट इज आएंगे, बस स्टैट्स की जगह मैथ्स की एसोसिएट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट किसने किया था, स्टैट्स के फैकल्टी ने या फिर एसोसिएट ने, और ज्वाइन किसने किया था, फिजिक्स में। और थर्ड लेक्चर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैथ्स के एसोसिएट ने, और फिर उसको लेक्चर को लेफ्ट किया जेड ने। फिर उसको रीज्वाइन करा किसने, सी ने रीज्वाइन करा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर इसको रीज्वाइन करा है, मतलब किसी लेक्चर को रीज्वाइन करा है, मतलब पहले भी वो ज्वाइन थे लेक्चर में और उन्होंने स्किप किया होगा या लेफ्ट किया होगा लेक्चर। तो यहाँ पे जब मुझे पता है कि लेक्चर 2 और 3 में तो ये दो एसोसिएट है जिन्होंने लेफ्ट किया है, तो मतलब ये फर्स्ट वाला लेक्चर सी ने ही लेफ्ट किया होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सी ने रीज्वाइन करा है और फोर्थ के बाद तो लेक्चर ही नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि सी ने फर्स्ट टाइम जो लेफ्ट किया था वो फर्स्ट लेक्चर लेफ्ट किया, फिर फोर्थ वाला जो है वो रीज्वाइन करा। तो अपन को यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि लेफ्ट किसने किया था, फर्स्ट लेक्चर। फिर सेकंड लेक्चर की ज्वाइनिंग और लेफ्ट पता है, थर्ड लेक्चर की ज्वाइनिंग लेफ्ट पता है, फोर्थ लेक्चर का ज्वाइनिंग पता है। ठीक है, उसके बाद तो खत्म ही हो गया था, लेक्चर 4 ही लेक्चर थे। तो अब अपन को देखना है कि फर्स्ट लेक्चर में बाकी 3 एसोसिएट कौन है। तो देखो बहुत क्लियर है, केमिस्ट्री का तो है ही। अरे मैथ्स की एसोसिएट ने फर्स्ट टाइम थर्ड लेक्चर ज्वाइन किया, तो मैथ्स की फैकल्टी फर्स्ट में तो नहीं हो सकती। तो मतलब सी और एम तो क्लियर है। और यहाँ पे अपन ये भी देख सकते हैं कि सी एम फर्स्ट फैकल्टी नहीं है यहाँ पे, एम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे एम नहीं है, तो बाकी बचे क्या, पी, जेड, बी और एस। तो पी जेड बी एस ये 4 फैकल्टी हैं। लेकिन अपन यहाँ पर ये देखें कि जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें कौन कौन हो सकता है। फिजिक्स फैकल्टी ने
तो ज्वाइन किया था सेकंड लेक्चर, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट लेक्चर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा कि फर्स्ट लेक्चर में फिजिक्स फैकल्टी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सेकंड लेक्चर तो ज्वाइन किया था। तो लेफ्ट करके तो ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और रीज्वाइन तो सिर्फ एक ही ने करा था, किसने? सी ने। और मैथ्स की फैकल्टी नहीं हो सकती, ये भी क्लियर है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था थर्ड लेक्चर। तो मतलब C Z B S, तो Z B S, तो ये तीन फैकल्टी हैं, जूलॉजी, बायो और स्टैट्स की, जो फर्स्ट लेक्चर में थी। अब सेकंड लेक्चर में जब पता है अपन को कि सी ने लेफ्ट किया था, तो मतलब Z B S तो सेकंड लेक्चर में भी होंगे। तो Z B और S, फिर एस ने लेफ्ट कर दिया था लेक्चर। ठीक है, और उसकी जगह फिर कौन आया था? मैथ्स की फैकल्टी, मतलब P Z B मेंटेन थे, तो मतलब P यहाँ लिख देते हैं, Z ऑलरेडी है तो B यहाँ आएगा। और फिर यहाँ पे मैथ्स की जेड की फैकल्टी, जूलॉजी फैकल्टी ने स्किप किया था, लेफ्ट किया था, तो दैट मीन्स M P B एज इट इज रहेगा, M P B, मतलब मैथ्स, फिजिक्स और बायो। और केमिस्ट्री फैकल्टी ने तो रीज्वाइन करा था। तो ये हो गया अपना फाइनल सेट, फाइनल अरेंजमेंट। लेकिन एक कंडीशन ये जो है, ये मैच हो रही है क्या, कि फिजिक्स और जूलॉजी की जो एसोसिएट्स हैं, दे अटेंडेड एन इक्वल नंबर ऑफ लेक्चर्स। तो पी और जेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है क्या? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि पी 3 टाइम्स है और जेड भी 3 टाइम्स है। तो पी ने भी 3 लेक्चर अटेंड किए हैं, जेड ने भी 3 लेक्चर अटेंड किए हैं। तो दैट मीन्स दिस इज परफेक्ट अरेंजमेंट, फाइनल हो गया है, कंडीशन सारी मैच हो रही है। अब अपन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। विच एसोसिएट लेफ्ट आफ्टर द थर्ड लेक्चर? तो आफ्टर द थर्ड लेक्चर, दैट इज, किसने लेफ्ट किया था? जूलॉजी ने, तो दैट इज जूलॉजी। विच एसोसिएट ज्वाइन द फोर्थ लेक्चर? किसने ज्वाइन किया था फोर्थ? तो फोर्थ रीज्वाइन किया था केमिस्ट्री की एसोसिएट ने। हाउ मेनी लेक्चर्स वर अटेंडेड बाय द बायो रिसर्च एसोसिएट? तो बायो की फैकल्टी ने कितने अटेंड किए हैं लेक्चर्स? 1 2 3 4, ऑल 4 लेक्चर्स। ठीक है, सो दैट इज 4 लेक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर attending the lectures together? BZSC, BZSC, CBMP, ZPBC and PMBZ। इनकरेक्ट बताना है। तो BZSC फर्स्ट, तो BZSC तो फर्स्ट लेक्चर है। CBMP, CBMP है क्या? यस, CBMP लास्ट लेक्चर है। ZPBC, ZPBC, ZP और BC नहीं, ये कहीं नहीं है। तो दैट इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, सो दिस वाज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, बाकी सब सही है। विच रिसर्च एसोसिएट लेफ्ट द ग्रुप आफ्टर द फर्स्ट लेक्चर? फर्स्ट लेक्चर के बाद किसने लेफ्ट किया था? दैट इज सी ने, सो दैट इज केमिस्ट्री फैकल्टी। क्लियर? सो आई होप यू गॉट दिस। बस ये अपन को कंडीशंस क्लियर रखनी थी, उसके बेसिस पे ये ज्वाइनिंग और लेफ्ट देखना था। एसोसिएट्स क्लियर रखने थे, टोटल 6 एसोसिएट्स थे रिसर्च के। कैसे, किसने स्टार्ट किया? फर्स्ट 4 मेंबर कौन थे? जिन्होंने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया था, वो मेन पार्ट था। बाकी ज्वाइनिंग लेफ्ट तो क्लियर है लॉजिकली। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, अब करेंगे अपन नेक्स्ट। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेट। So we are given that ABCD, they are 4 friends living together in a flat and they have an agreement that whatever edible comes, they will share equally among themselves. तो 4 फ्रेंड्स हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट है कि कुछ भी एडिबल आएगा खाने के लिए तो वो अपन इक्वली डिवाइड करके खाएंगे। ठीक है, वी विल शेयर इक्वली अमंग देमसेल्व्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गिवन दैट वन डे एज अंकल केम टू हिम एंड गेव हिम अ बॉक्स ऑफ स्वीट। तो ए के अंकल आते हैं एक दिन और एक उसको एक स्वीट्स का बॉक्स देते हैं। सिंस नो वन वॉज अराउंड, ए डिवाइड द स्वीट्स इन 4 equal parts and ate his share, after which he puts the rest in the box। ये क्लू ध्यान से सुन लेना। ए को बॉक्स मिला स्वीट्स का, उसके आसपास कोई भी नहीं था तब, उसने सारी स्वीट्स को 4 equal पार्ट में पहले डिवाइड किया, उसके बाद अपना शेयर जो है वो कंज्यूम किया। ठीक है, फिर उसने अपना पहले शेयर
पहले जो टोटल स्वीट्स थी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसने उसके बाद अपना जो शेयर है वो खाया, ठीक है, यहाँ कंज्यूम किया। एज ही वॉज क्लोजिंग दी बॉक्स बी वॉकड इन, जैसे ही वो बॉक्स क्लोज कर रहा था बी आ गया। बी ने बॉक्स लिया, टुक दी बॉक्स फ्रॉम ए एंड डिवाइडेड दी स्वीट्स इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब जब ए से बॉक्स ले लिया तो बी ने भी वही रूल फॉलो करा, जो भी स्वीट्स थी बची हुई ए के खाने के बाद, ठीक है, उसने उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फिर क्या करा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद ए एंड बी टुक वन पार्ट ईच एंड एट इट। तो ए और बी ने डिवीजन कर, बी आया जैसे ए ने बॉक्स बंद कर रहा था, बी आया उसने जो बची हुई स्वीट्स है उनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ए और बी ने उसी समय कंज्यूम करा, और सी और डी के लिए इक्वली रख दिया, ठीक है। तो सडनली सी appeared and snatched the box. He again divided the sweets in 4 equal parts. The three of them ate one part each and kept the remaining sweets in the box. अगेन सी आया, फिर जैसे ही बी ने बॉक्स बंद करा तब उतने में सी आ गया, फिर सी ने बची हुई सीट्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर ए बी सी ने कंज्यूम करा और फिर एक शेयर डी के लिए रख दिया। लेटर when D came, he again divided the sweets in 4 equal parts, and all four ate their respective shares. In total, D ate 3 sweets. फिर D आता है, फिर D भी यही करता है कि जो बची हुई सीट्स है उसको फिर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर D C B A या फिर A B C D चारों क्या करते हैं, वो स्वीट्स कंज्यूम करते हैं। तो लास्ट में आया था डी, और डी ने कितनी स्वीट्स कंज्यूम करी वो अपन को गिवन है, दैट इज 3 स्वीट्स, ठीक है। तो मतलब अगर उसने 3 स्वीट्स कंज्यूम की है तो रूल क्या है कि चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर डी ने 3 स्वीट्स कंज्यूम की है लास्ट में, तो मतलब ए बी सी ने भी लास्ट में जब डी आया था तब ए बी सी ने भी 3 3 स्वीट्स कंज्यूम की होगी, ठीक है। तो इस सेट को सॉल्व करने के लिए अपन को एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस है, हाउ मेनी स्वीट्स डिड सी ईट, हाउ मेनी स्वीट्स डिड बी ईट, हाउ मेनी स्वीट्स ए ईट, हाउ मेनी स्वीट्स वर गिवन टू ए बाय हिज अंकल, हाउ मेनी स्वीट्स डिड ए ईट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगेन डेफिनेट क्वेश्चंस हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के सेट्स को हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डी का अपन को पता है सबसे लास्ट में डी आया था, उसने 4 इक्वल पार्ट करे जिसमें उसका पार्ट कितना था, 3 स्वीट्स, तो मतलब ए बी सी की भी 3 स्वीट्स है। तो सबसे लास्ट में अपन ने देखा कि जो डी है उसने पहले अपनी 3 स्वीट्स कंज्यूम की, तो दैट मीन्स उसने 3 सीट्स सी बी और ए के लिए भी रखी होगी। तो जब उसने सबको 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब डी आया था तो उसने 4 इक्वल पार्ट करे, तो वो 4 इक्वल पार्ट का टोटल कितना है, 12। तो मतलब इससे जस्ट पहले जो लेफ्ट था, ठीक है, तो मतलब सी ने कितनी स्वीट्स डी के लिए रखी थी, 12, क्योंकि तभी वो 4 इक्वल पार्ट बना पाया। तो मतलब क्लियर है कि डी ने यहाँ पे कुछ कंज्यूम नहीं किया है, डी ने कुछ कंज्यूम नहीं किया, लेकिन डी जब आया तो उसको 12 स्वीट्स दिखी, उसने 4 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिया एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब सी ने डी के लिए 12 स्वीट्स रखी हैं तो सबका इक्वल शेयर होना चाहिए, तो मतलब सी ने भी 12 स्वीट्स कंज्यूम की होगी, और बी ने और ए ने। कब, जब सी ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो जब डी ने डिस्ट्रीब्यूट किया सबको 3 मिली, और जब सी ने डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी सी को 3 स्वीट्स 12 12 ईच मिली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इससे पहले अगर अपन देखें तो सी ने टोटल कितनी स्वीट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करी है, सी बी ए ने मिलके 36 कंज्यूम की है, और 12 डी के लिए रखी थी, ठीक है, 12 डी के लिए रखी थी। तो मतलब ये हो गया 12 × 4 48, मतलब सी जब आया तब उसने बी से जब बॉक्स लिया तब उसके अंदर 48 स्वीट्स थी, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले जब बी ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तब सी ने और डी ने कंज्यूम नहीं करा था। तो मतलब अगर बी ने 48 स्वीट्स लेफ्ट रखी हैं तो वो किसके लिए रखी हैं, सी और डी के लिए। तो सी आया, उसने 48 स्वीट्स देखी, उसने 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 3 पार्ट ए बी सी ने कंज्यूम करा और एक पार्ट डी के लिए रखा। तो मतलब बी ने 48 स्वीट्स जो हैं वो सी और डी के लिए रखी थी, तो वो रखी तो इक्वल होंगी, 48 तो टोटल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 24 सी के लिए 24 डी के लिए, क्योंकि 24 और 24 इज 48। तो मतलब बी ने अपने लिए भी 24 रखी होगी, बी ने कंज्यूम करी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा था, बी। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसने अपना शेयर उसी समय लिया था, है ना। तो बी ने 24 लिया, ए को भी 24 दिया, 48 हो गई, और बाकी 48 उसने सी के लिए रखी, सी और डी के लिए रखी, तो इक्वल रखी होगी, तो 24 24।
फिर 48 लेकिन किसने देखा, सी ने देखा, और उसने चार इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिए। अब इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया था, ए ने। तो ए ने देखा, ए ने जब डिस्ट्रीब्यूशन करा तो कितनी स्वीट्स हैं, 24 24, 48। मतलब ए जब बॉक्स बंद कर रहा था तो बी को कितनी स्वीट्स मिली होंगी इस बॉक्स में, एक तो ये 48 और एक ये 48, तो दैट इज 96। तो दैट मीन्स यहाँ पे 96 ए ने बी के लिए, या फिर बोल सकते हैं बी सी डी के लिए रखी थी। तो बी आया तो उसको 96 स्वीट्स दिखी। तो मतलब तब डी ने कंज्यूम नहीं किया, सी ने कंज्यूम नहीं किया, लेकिन बी ने भी कंज्यूम। तो फर्स्ट टाइम में तो सिर्फ ए ने ही कंज्यूम करा, और ए ने कंज्यूम करके 96 स्वीट्स छोड़ दी। ठीक है, किसके लिए, बी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो बी ने 96 डिस्ट्रीब्यूट कैसे करी, कि बी ने पहले उसके चार पार्ट करे, तो 96 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 24 आएगा। तो दो पार्ट, एक खुद का पार्ट लिया, ए के लिए ए को दिया, और सी डी के लिए रख दिए 48। तो 96 के बाद बॉक्स किसने लिया था, बी ने। तो ये बी ने बॉक्स लिया था। 96 कैसे डिवाइड करे, चार इक्वल पार्ट, 24 24 के ए बी के, और सी डी का टोटल 48, तो वो एज इट इज बॉक्स में रखा। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी सी डी ने फर्स्ट टाइम कंज्यूम नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ए ने कंज्यूम किया। ठीक है, तो इसमें 96 बी के लिए रखी है, सॉरी 96 बी सी डी के लिए रखी है। तो 96 अगर बी सी डी के लिए रखी है, ए ने तो अपना कंज्यूम कर लिया, तो बी सी डी 96 के लिए रखी है, तो 96 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आएगा 32। इसका मतलब बी सी डी के लिए कितनी रखी थी, 32 ईच। तो मतलब 32 32 32, दैट इज 96। तो जब बी सी डी के लिए 32 रखी है, तो ए ने खुद ने भी 32 कंज्यूम की होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए ने 32 कंज्यूम की है, और तीन इक्वल शेयर 32 के बी सी डी के लिए भी रखे हैं, तो उसके पास इनिशियली जो अंकल से उसको बॉक्स मिला था, वो 32 इंटू 4, मतलब 128 स्वीट्स का मिला हो। ठीक है, तो 128 इनिशियली स्वीट्स थी जो उसको बॉक्स मिला था उसके अंकल से। उसने चार इक्वल पार्ट करे 128 के, तो 32 के चार पार्ट बनेंगे, जिसमें से उसने एक पार्ट अपना लिया और बी सी डी के लिए रख दिया। फिर बी आया, बी ने 96 को चार पार्ट में डिवाइड करा, दो पार्ट अपने कंज्यूम करे, फिर दो सी डी के लिए रख दिए। पर वो पार्ट किसने देखे, सी ने 48। वो 48 फिर उसने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, 12 ईच। तो फिर सी बी ए ने कंज्यूम करा। एक पार्ट जो डी का बचा था, फिर उसने डी ने आके देखा 12, उसने फर्दर चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू हमको गिवन थी, ये डी ने कंज्यूम करा था लास्ट। तो यहाँ से अपन ने सेट स्टार्ट किया, और फिर अपन रिवर्स प्रोसेस में ऊपर तक गए। नाउ फर्स्ट, हाउ मेनी सीड्स स्वीट्स डिड सी ईट टोटल, तो सी ने कितनी स्वीट्स कंज्यूम करी है। तो देखो सी का कॉलम देखें, अगर अपन, सी ने 12 + 3 15 स्वीट्स कंज्यूम की है, दैट इज ऑप्शन बी। बी ने कितनी स्वीट्स कंज्यूम करी है, बी कॉलम देखो आप, 24 36 + 3 39। ठीक है, ए ने कितनी कंज्यूम करी है टोटल स्वीट्स, हाउ मेनी स्वीट्स इन टोटल डिड ए ईट, तो ए का कॉलम ऐड कर लो। तो 32 36 46 56 58 68 + 3 71। हाउ मेनी स्वीट्स वर गिवन टू ए बाय हिज अंकल, तो ए को कितनी स्वीट्स मिली थी, 128 टोटल। हाउ मेनी सीड्स डिड ए ईट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम ए ने कितनी कंज्यूम की थी, 32, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो दिस वाज द सेट। अगेन जो सेट है वो किसके ऊपर है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। तो आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, डू रिवाइज एंड प्रैक्टिस दिस, जो अपन ने टेक्निक यहाँ फॉलो की है। और ये कंडीशंस आपको क्लियर रखनी है, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन है। तो ये आपके आंसर्स हैं। आई होप यू गॉट दिस। रिपीट करना इन सेट्स को, ये इजी सेट्स हैं, प्रैक्टिस करनी है इन सेट्स को, सो दैट इन छोटे छोटे सेट्स से ही आपके एल आर डी ए की रीजनिंग बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।